वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ अजित परियाजीज। जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। आज 1 मई यौम मजदूर है। आज के दिन हर सियासी जमात ने मजदूरों के हकूक के लिए रैलीज और सेमिनार्स का इनेकाद किया। बदकिस्मती से मजदूर का आलमी दिन बार बार मनाने के बावजूद हमारे मुल्क के मजदूर अपने हकूक से महरूम हैं। महंगाई ने गरीब और मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी नामुमकिन बना दिया। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर महंगाई कम होने के बजाय बढ़ाने का इतराफ़ कर लिया। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में कहा कि आज हम मेहनतकशों के आलमी दिन पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव ने मेहनतकश तबके की माशी मुश्किलात में शदीद इजाफा किया है। अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से वो माशी तौर पर शदीद दबाव में है। मजदूरों के हकूक को पूरा करना और उनको माशी तरक्की में हिस्सेदार बनाना आलमी मईशत के लिए एक बुनियादी चैलेंज है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम को सस्ता आटा फराहमी करने के नारे ज़रूर लगाए थे, लेकिन सस्ता आटा लेते लेते दर्जनों मजदूर या तो मनो मिट्टी तले जा सोए हैं या फिर जख्मी होकर मजीद बेबसी का शिकार हो गए। जो हमने रमज़ान शरीफ में थ्रू आउट मंजरनामे देखे, वो किसी भी तरीके से किसी भी महजब मुआशरे के लिए उसकी अक्कासी नहीं करते। उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंकशाफ किया। उनको भी देखिए। आज हम भी प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने तो खराज तहसीन पेश करके कह दिया कि यह आलमी इकॉनमी का मामला है, मगर कुछ अरसे पहले तक, बड़े अरसे तक प्राइम मिनिस्टर खुद क्या कहते रहे हैं, उन्हें भी देख लीजिए। हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहाँ पर आटा सस्ता करेगा, वहाँ का वजीर आला उसका ऐलान करेगा। मैं चाहूंगा कि केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो आपकी एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट है उस पर तो मैं बाद में आती हूँ। पहले ये जो अभी से पहले भी कुछ था, उसके बाद भी कुछ था। अच्छा चलिए, वो आपने नहीं सुना। ये तकरीबन 35 मिनट तकरीर थी तो आपने 30 सेकंड दिखाए हैं। थोड़ी छोटी तकरीर करें ना सर, बहुत लंबी तकरीर नहीं। वो ये किसी की तकरीर नहीं थी, ये किसी मकसद के लिए थी। री-इमेजिंग पाकिस्तान। हम आ रहे हैं उधर आ रहे हैं, डिटेल में आ रहे हैं, लेकिन री-इमेजिंग पाकिस्तान जो मुझे अभी तक आपकी समझ आई है, यू वांट दिस सिस्टम कि ये सही नहीं है सिस्टम। अभी जो हमने दिखाया है कि प्राइम मिनिस्टर पहले क्या बात करते हैं और फिर आज एक ट्वीट देके बिल्कुल अलग बात करते हैं। ये 90s की पॉलिटिक्स थी। आपके ख्याल से यहाँ यही मसला है पाकिस्तान का इस वक्त के पॉलिटिशियंस को या दीगर लीडर्स को ये समझ नहीं आ रही कि अब आपकी बात मॉनिटर हो रही है, आपकी बात पे पुराने आपके क्लिप्स मौजूद हैं लोगों के पास, सोशल मीडिया है, वो स्प्रेड भी हो जाएगा। ये बेसिक मसला है इस वक्त। तो आप बात करते हैं जो उस वक्त के हालात के मुताबिक आप तकरीर करते हैं, आप लोगों को उम्मीद देते हैं कि जो हालात हैं इनको हम दुरुस्त कर देंगे। कौन सी उम्मीद है? मैं कपड़े भी दूंगा। नहीं, ये एक तरीका होना है कहने का। आप उसको बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के बोलने का हक उनसे नहीं ले सकते। और हम सब जानते हैं कि ये बातें कल वापस आपको सुनाई जाती हैं। हमें पता है कि फरिया इदरीस है, वो हमें फिर सुनाएगी कि आपने ये कहा था, तो आज आप ये कह रहे हैं और परसों ये कहा था, तो ठीक है। उस वक्त के हालात के मुताबिक जो उनकी समझ थी उन्होंने फरमा दिया। हालात ये थे कि हमने हुकूमत में आना है तो हम कुछ भी वादा कर आना है कि एक हुकूमत नाकाम हो रही है, हम आएंगे तो बेहतर कर देंगे। और जब वो आए तो जो हालात थे उनका मुकाबला जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी के लिए आपको बहुत वक्त चाहिए। ये आज बता देना चाहिए कि बेहतरी में आपको काफी वक्त लगेगा, क्योंकि आज सिर्फ मामला अंदरूनी नहीं है, बैरूनी भी है। अंदरूनी इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि आप उनको सुलझाना आपके लिए काफी अरसा दरकार हो। सो प्राइम मिनिस्टर समेत जो भी लोग बहुत ज्यादा बड़े बड़े दावे करते हैं, दे नीड टू रीथिंक दैट। रीथिंक की बात नहीं होती। आप उस वक्त की आपको जो इल्म होता है हालात का, उसके मुताबिक आप अपना बाय डिजाइन ही करते हैं। मुझे तो लगता है सियासतदान बाय डिजाइन करते हैं। दे नो के हकीकत क्या है। अल्लाह करे बाय डिजाइन करती हूँ मैं।
सियासत जज्बात का बात होती है। आप जलसे में हैं, आप आवाम के जज्बात देखते हैं कि क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक बात करते हैं। कुछ ज्यादा बात हो जाती है, कुछ ज्यादा बात हो जाती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम सब इंसान हैं। राइट। हम कहते हैं यार मैं दुरुस्त कर दूंगा, मुझे नजर आता है मैं ऐसे करूंगा, ये फैसले करूंगा, दुरुस्त हो जाएगा। आप जब आते हैं तो हालात आपको मुख्तलिफ मिलते हैं। और जिस तकरीर में और हुकूमत में आने में काफी अरसा था, उसमें हालात काफी बिगड़ गए। ओके, सो नाउ आप ज़रूर अपनी तकरीर का बताएं, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, अब तो आपके इल्ज़ाम को मरियम औरंगज़ेब ने ऑफिशियली मुस्तरद कर दिया। और पंजाब के निगरान वजीर जो है आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा कि सबूत दें या माफ़ी मांगे। माफ़ी मांग लेता हूँ जी। अब माफ़ी मांग रहे हैं? मोहतरमा, मैंने बात की निज़ाम की, पहले माफ़ी मांग ले। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, तमाम जो जिनका दिल दुखा है इस बात से। ना मैंने वफाकी हुकूमत का नाम लिया, ना सूबाई हुकूमत का नाम लिया। मैंने कहा कि आज निज़ाम इतना बिगड़ चुका है कि 84 अरब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेक नियति से रमज़ान में गरीब लोगों के लिए दिया था, कि निज़ाम की खराबी है। मैं वजीर साहब के बारे में नहीं कहा, ना हुकूमत के बारे में कहा। कोई हुकूमत भी ले आए, निज़ाम इतना खराब है खुराक का। पंजाब के अंदर 25% करप्शन आम है। राइट। तो मैंने 84 अरब के 25%, हालांकि करप्शन इससे ज्यादा है निज़ाम में, ठीक, खरीदने में गुजरात ने 84 अरब दिया। जो गंदम जिस तरह खरीदी गई, जिस तरह ट्रांसपोर्ट हुई, और जिस तरह मिलिंग उसकी हुई, जिस तरह मिलिंग हुई, जिस तरह वो पहुंचाई गई जिलों में, जिस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, मैं आपको हकीकत से कहता हूं कि ये 1/3 गंदम तो गई। ठीक, ये निज़ाम की खराबी है। इसकी दुरुस्तगी आपने ये करनी है। दुरुस्तगी ये नहीं है कि मेरी नीयत बड़ी अच्छी है और मैं ईमानदार अफसर लगा दूंगा, उससे मामला हल नहीं होता। बट ये तो पूरा सिस्टम जो था पहले इस पे क्वेश्चनेबल था, द वे इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो निजाम की खराबी तो एक तरफ क्वेश्चनेबल नहीं है। कोई लोगों की गर्मी में लाइनें लगनी पड़ी, रोजों में लोग मर गए। आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, एक नीयत तो अच्छी थी, लेकिन मैं आपको निजाम की ऑल्टरनेट सिस्टम आप तनकीद कर सकते हैं, आपका हक है, हर आदमी कर सकता है। ये सोच प्राइम मिनिस्टर थी कि इस तरह किया जाए, उस सोच से कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन आप निजाम को जरूर देखें। मैं जो तकरीर कर रहा था निजाम के बारे में, ठीक है, आपने कहा मैंने किसी शख्स या किसी हुकूमत के बारे में नहीं बात की। 25% करप्शन फूड के निजाम में, यू सेड दैट सिस्टम ने 20 अरब खाया। सो ये सिस्टम ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान ही चला रहे ना। सियासतदान बदलते रहते हैं ना। पिछली हुकूमत थी, यही फूड का निजाम था। अटक में 10 करोड़ रुपए देकर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लगता था, ठीक है, पिछली हुकूमत में बुजदार साहब की। राइट। पिंडी में, जिला पिंडी में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर था, वो एक स्कूल टीचर था। वो क्यों वहां था? पैसे बनाने के लिए। ये पूरा निजाम इतना बिगड़ा हुआ है, इसमें इतना पैसा है कि आप हैरान हो जाएंगे। मैंने ये बात की है, तो अगर किसी की दिल दुखा है, मैं उनसे माजरत ख्वाह हूं। आपको प्रेशराइज किया गया कि आपने क्यों ये स्टेटमेंट दिया? मुझे किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया। sure? मुझे बिल्कुल, जिसने मुझसे पूछना है ओपनली पूछे। राइट। मैंने किसी के बारे में बात नहीं की। मैंने आटे की तकसीम में इस निजाम की जो करप्शन है उसकी मिसाल दी कि ये हालत है आज मुल्क की, कि वो बात जो 84 अरब गरीबों के लिए दिया गया उसको भी नहीं छोड़ा गया। आप जो आटा तकसीम है उसको मंगा कर देख लें उसकी हालत क्या है। जी बिल्कुल, हमने मैं ये कह रहा हूं ना, ये करप्शन यही नजर आती है। इसलिए आपको निजाम की दुरुस्तगी की जरूरत है। बट द फैक्ट कि आप अकेले इस पे बात कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम था, बहुत लोग इसमें शामिल हैं, क्या उनको हाईलाइट नहीं करना चाहिए? देखिए, बात लोगों की नहीं है, लोग आप फरिश्ते बिठा देना, निजाम यही है। निजाम यही, निजाम में खराबी है, आपको निजाम बदलना पड़ेगा। कैसे जी? कैसे बदलेंगे? आप मुकम्मल जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जिस तरह आपके अफसर सिलेक्ट होते हैं, जहां वो काम करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जितना अरसा वो वहां रहते हैं, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम आपको बदलना पड़ेगा। ये तो इसका एक सिंपल तरीका ये नहीं है कि आप असल में अकाउंटेबिलिटी कर लें तो मसला ठीक हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी तो हम कर रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी का इसमें बड़ा आंसर है। उसका आंसर है जी, कैसे? इस खराबी में कैसे कि आज कोई अफसर वो फैसला नहीं करेगा जो अवाम के मुफाद में हो। वो ये करेगा, मसलन मैंने अपने एक तहसील में एसी साहब का कहा कि जनाब ये यूनियन काउंसिलों में तकसीम करें, आटा यूनियन काउंसिलों में, तहसील हेडक्वार्टर में मत रखें, सफ़र बहुत ज़्यादा है, लोग 2 थैले 20 किलो आटे के लिए ज़्यादा खर्चा करके यहाँ नहीं आ सकते, यूनियन काउंसिलों में ले जाएं। उन्होंने कहा जनाब ये हमारा तजर्बा है कि लूटा जाता है, वहाँ पे लोग
जो मुस्तहिक नहीं होते वो भी आज ले जाते हैं और कल नैब मुझे पकड़ के ले जाएगी, मुझे एंटी करप्शन पकड़ के ले जाएगी कि जनाब ये तुम आटे का हिसाब दो। तो इसलिए आज हमने जो अकाउंटेबिलिटी जिसे हम कहते हैं ना, वो ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी खराबी है। क्वेश्चन वाज अगर ठीक अकाउंटेबिलिटी हो, किस ठीक तरीके से आप फरिश्ते करेंगे, ठीक फरिश्ते लाएंगे आप, ठीक हो रही है ना नैब। फरिश्ते यहाँ पे कुछ और नैब आपके सामने एक सबसे बड़ी मिसाल है। दुनिया का बदतरीन कानून आपने बनाया जिसकी बुनियाद ये है कि मैं इल्जाम लगाता हूं, तुम साबित करो कि तो मेरा इल्जाम गलत है। ये दुनिया में, इस बात सुन लें, ये दुनिया में ये निजाम नहीं है, ये नैब का कानून है। आज 24 साल हो गए नैब को। मुझे बताएं कितने लोग पकड़े हैं नैब ने? आपने ये भी मुझे बताएं ना, मुझे आप बताएं, ये अकाउंटेबिलिटी हुई? नैब को बंद भी कर देंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे? बहुत हुकूमत चल पड़ेगी आपकी। अच्छा, यानी कोई पूछ हो ही ना, कोई बात ही ना करे, जिसका जो नैब ने पूछा किसी से? आज सबसे बड़ा करप्ट अदारा इस मुल्क का नैब है। राइट, क्योंकि जितने इख्तियारात आप किसी को देंगे इतना ही वो करप्ट हो जाता है। री इमेज पाकिस्तान जब आप बात करें तो यू विल स्टार्ट री इमेजिनिंग पाकिस्तान। मैं देखिए, मैं स्टार्ट की बात नहीं कर रहा, नॉट री इमेजिंग, री इमेजिनिंग, यू आर री इमेजिनिंग। तो आप नया पाकिस्तानी बना रहे हैं ना? नया बन चुका है, नया बना दिया है, उसकी हालत भी आपने देख ली है। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि इस मुल्क में एक डायलॉग हो कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, कैसे आप हल करेंगे इन चीज़ों को, हमारा ये मकसद है। लेकिन जो ओवरऑल अगर पॉलिटिशियंस फेल हो गए हैं, आपको ये लग रहा है? पॉलिटिशियंस फेल हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई है जी, जहां पे हम आज पहुंचे हैं। इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, खराबी को समझेंगे नहीं, इसकी वजूहात को तो दुरुस्ती क्या करेंगे? ये निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन चलाने वाले जब आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं या केपेबल नहीं हैं तो अब नए लोग लेकर आएंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, नए लोग आते हैं, निज़ाम नया लोग लाता है। So आप जब नाअहल लोगों को इलेक्शन चोरी करके हुकूमतें बनाएंगे तो फिर यही होगा जो आज हो रहा है। ये इशू है या इशू ये है कि आपका सिस्टम ही ऐसा नहीं है इलेक्शन का कि कोई मान ले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्शन के सिस्टम को ठीक नहीं होना चाहिए? इलेक्शन का सिस्टम परफेक्ट है पाकिस्तान में। परफेक्ट है। इंटरफियरेंस बात करें, इंटरफियरेंस बात करें। इतना परफेक्ट कैसे? मैंने 9 इलेक्शन लड़े हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन मैनुअल सिस्टम के साथ आपको 4 घंटे में रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर आप इंटरफियरेंस ना करें। अगर आप 4 घंटे में, दुनिया का निजाम नहीं है। अमेरिका में दिन लग जाते हैं। हमारे निजाम में इतने इलेक्शन हो चुके हैं कि वो डिलीवर करता है आपको, लेकिन आप इंटरफियर करते हैं। राइट, इलेक्शन चोरी होते हैं, फिर निजाम गड़बड़ हो जाता है। फिर जो लोग आते हैं वो उन कुर्सी में बैठने के अहल नहीं होते। फिर अकाउंटेबिलिटी सियासतदान की बैलेट बॉक्स पे होती है। जब उस निजाम को आप खत्म कर देंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर आपको लोग नहीं मिलेंगे जो हुकूमत चला सके। आपने एक काफी मायूसी का इजहार किया अबाउट द करंट सिस्टम, अबाउट द मैं मायूसी का इजहार नहीं कर रहा हूँ, हकीकत का इजहार। ठीक है, हकीकत और मायूसी में थोड़ा फर्क होता है। लेकिन इस वक्त जो लोग मौजूद हैं इनमें से आपको कोई भी केपेबल, कितने कुछ % तो केपेबल होंगे या कोई भी नहीं? आपके तो कॉलीग्स हैं, आपको पता होगा, तमाम की बात करियो हर पार्टी। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना, अगर हम सब केपेबल होते तो हालत यहाँ पे पहुँचती। ठीक है, तो कोई भी आज जो लोग भी हुकूमत में हैं, जो अपोजिशन में हैं, पूरे पाकिस्तान में सारे हुकूमत कर चुके हैं। और हमारा मुल्क कहाँ पर है? हमेशा रिजल्ट्स को देखें। राइट, जब आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको इस बात का शायद नजर आ जाए कि यहाँ मामला नहीं चल रहा, तो निजाम को दुरुस्त करना है। ओके, आपने कहा कि सिस्टम सिर्फ आटे की बात में नहीं, फिर ये सिस्टम तो हर जगह वैसे ही चल रहा है। आटे की मैंने मिसाल दी, एक एग्जांपल होगी, मैंने मिसाल दी, और बहुत मिसालें भी चाहिए। इस वक्त जहाँ आप गवर्नमेंट, क्योंकि आप लोगों की है, PMLN की, यार मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे। आपने गवर्नमेंट तनकीद करी है, किसी वजीर को बुला लें, बात करनी है मुझसे, पूछ ले हुकूमत क्या कर रही है, नहीं कर रही, बता दें क्या कर रही है। उसी सिस्टम से चल रही है हुकूमत। जी वही सिस्टम है, सिस्टम बदला नहीं है ना, यही तो खराबी है। ठीक, आज ना पॉलिटिशियन जो है वो डिलीवर कर सकता है, ना ही ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम डिलीवर कर सकता है। फिर उस पर आप नैब चढ़ा देते हैं उनके सिर पे, वो बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। जो काम कर भी सकते हैं वो भी नहीं करेंगे, तो फिर काम कैसे होगा? फिर यही होगा जो आज मुल्क में हो रहा है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं कभी चल सकते, थोड़ा बहुत तो एक दूसरे के आप डोमेन में आएंगे, पूछेंगे एक दूसरे से, ये कैसे सकता नहीं पूछें? आपके ख्याल से मैं अकले कूल लूंगी और मैं जो दिल चाहेगा करूंगी, मुझसे पूछ सकती है, जुडिशरी पूछ सकती है, आईन होता है, कानून होता है, हुकूमत का निजाम होता है, आपने उसको दुरुस्त करना है। मेरे काम में नैब इंटरफियर नहीं कर सकती, नैब मुझसे उल्टी सीधे बातें नहीं पूछ सकती, नैब ये नहीं कर सकती कि 35 साल की सर्विस के सेक्रेटरी के सामने 2 खत रखे कि ये तुम्हारा अरेस्ट वारंट है,
ये तुम्हारा स्टेटमेंट है वजीर के खिलाफ, इनमें से चॉइस कर लो अभी। राइट। एक अभी मेरे सामने बैठे हुए, ठीक है। ये जब आप करेंगे ना फिर कोई अफसर काम नहीं करेगा। राइट। ये जब आपको ये बात जब समझ आएगी ना फिर आपको समझ आएगी कि हुकूमत क्यों नहीं चल रही आज। ठीक है, अब हम एक ओवरऑल सिनेरियो देख लेते हैं। मुज़ाकरात की बात हो रही है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसका क्या माहौल है। घरों पे धावे बोले जाने पर इजलाई साहब के घर पे भी धावा बोल दिया गया। क्या ये मुज़ाकरात के लिए माहौल ठीक है? माहौल मुज़ाकरात का माहौल नहीं होता। जो इजलाई साहब के साथ हुआ है मैं उसकी ना तायीद कर सकता हूँ ना मजम्मत कर सकता हूँ। हकायक मेरे पास नहीं है। आपने मेरी बात सुन, दरवाजा तोड़ते हुए खवातीन को पकड़ते मेरी बात सुन लें। मेरी हमशीरा के घर की दीवार तोड़ के लोग अंदर दाखिल हुए थे। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। ये बुरा हुआ है ना। अब बात ये है, ये शायद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या नैब ने किया है। वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, वहां किसी हुकूमत नहीं की गवर्नमेंट नहीं, पीडीएम या पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है। क्या उन्होंने समन्स भेजे इजलाई साहब को? इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। क्या समन्स भेजे कि आप पेश हों तफ्तीश में? मैंने कम से कम 80 के करीब तफ्तीशें भुगती हैं। मेरी बात सुन। मोना इजलाई साहब ने कहा कि हम सुबह ही करवा के आए हैं बेल, ये उन्होंने कहा। बेल आपको तफ्तीश से नहीं बचाती। ठीक है, तफ्तीश के लिए आपको पेश होना पड़ता है। राइट। अगर आपको आता है एक समन्स तो एंटी करप्शन से आए, जिससे भी आए, आपको उस मुकर्ररा टाइम पे पेश होना पड़ता है। तो अदरवाइज आप अगर वो उनको समन्स आए हैं वो नहीं गए तो ये गलती उनकी है। राइट। उनको पेश होना चाहिए था। सियासी लोगों को कभी इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, दरवाजे बात मुकम्मल करने से मैं बयान कर दूं ना। अगर सियासी लीडर जो होता है कभी इन चीजों से घबराता नहीं है। आप सीना तान के जाते हैं तफ्तीश के सामने कि आप बताओ भाई क्या बात है, मैंने क्या किया है। ठीक है, अब नहीं गए आप, उसका तरीकाकार है। उसका तरीकाकार किसी के घर के दरवाजे तोड़ना नहीं है, मीडिया साथ ले जाकर तोड़ना सही नहीं है। मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता। लेकिन यूजुअली आप मुजम्मत कर देते हैं। आपने फवाद चौधरी साहब की दफा भी की, उससे पहले अभी पहली दफा मैंने देखा है कि आप कह रहे हैं मैं मुजम्मत भी नहीं करूंगा। मैं मुजम्मत नहीं करूंगा अगर उनको समन्स आए हैं और वो पेश नहीं हुए। ये गलती उनकी है। राइट। मैं किसी का घर तोड़ने, दरवाजे तोड़ने की मुजम्मत करूंगा, लेकिन अगर आप मुजाहिद, वहां पता नहीं क्या हकाइक थे। अगर वहां मुजाहिमत हुई है तो फिर पुलिस कार्रवाई करती है। ये हम सब सियासतदान हम जानते हैं कि पुलिस क्या करती है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो हमें ये मामला आपके हाथ में होता है। सीना तान के जाएं। इमरान खान साहब 2 हफ्ते बैठे रहे अपने घर के अंदर, बाहर तमाशा लगा हुआ है। अगर कुछ वहां मर जाता कौन जिम्मेदार था? कोई हलाकत हो जाती, कुछ हो जाता। इसलिए सियासी लीडर को इन चीज़ों से ज़रा बचना चाहिए। अगर आप भी कानून को नहीं मानेंगे, अदालतों को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या मामला कैसे चलेगा? ये बात आपकी ठीक है। शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे और शहबाज स्पीड बहुत मशहूर थी। सब कहते थे कि पंजाब की डिलीवरी गवर्नेंस सबसे अच्छी है। बट आप लोग कंसिस्टेंटली एनालिस्ट ये कह रहे हैं, पीएमएलएन को जो ज़रा सपोर्ट करते हैं एनालिस्ट, वो भी ये कह रहे हैं कि नाकाम तरीन या इनफेक्टिव तरीन प्राइम मिनिस्टर उनको हिस्ट्री में लिखा जाएगा। क्या हुआ उनके साथ? वो हिस्ट्री जज करती है। जो भी वज़ीर-ए-आज़म होता है हिस्ट्री उसको जज करती है, उसकी परफॉर्मेंस को जज करती है। वो आपको बाद में पता चलता है कि हालात क्या थे जिनको मैनेज कर रहे थे। अगर यहाँ आज इमरान खान साहब होते तो क्या करते, ये तो किसी को पता नहीं है ना। मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब होते तो आप शायद, इसका एक और एंगल भी है, आप मई के महीना भी ना देखते। इसका एक और एंगल भी है कि आपको क्या शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब के शेडो में ही जज किया जाता है? आप उन्हें इमरान खान से क्यों मिला रहे हैं? आप उन्हें नवाज शरीफ से नहीं, हर आदमी इसलिए मिला रहा हूँ कि उन्होंने इमरान खान से टेक ओवर किया। ठीक, अगर वो नहीं करते, इमरान खान साहब की हुकूमत चलती तो पाकिस्तान के क्या हालात होते उसका हमें इल्म नहीं है। You think he is actually very good या quite good या comparatively good? मैं तो उनको जज, मेरे पार्टी के सदर है ना। मैं तो तारीफ ही करूंगा। मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है, ये तरीकाकार होता है। लेकिन अगर मैंने मजम्मत करनी हो मैं अपने फोरम पे कर लूंगा। अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ना होती और शहबाज शरीफ साहब की जगह पार्टी को फुल ओपन फोरम दिया जाता कि डज नॉट हैव टू बी शरीफ, कोई भी होता, तो क्या बेहतर परफॉर्मेंस होती? पार्टी के सदर ही वज़ीर-ए-आज़म बनता है। सदर होने के लिए वो सदर थे ना, भाई भी है ना। भाई बाद में है ना, पहले सदर भी हैं।
So my question, आपको पता है मैं क्या क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन आप बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहती हैं, आप मुझसे कहवाना चाहती हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अवाम पे छोड़ दें, अवाम पे छोड़ दें। जहाँ डायनेस्टिक नहीं है, यहाँ कहाँ डायनेस्टिक नहीं है? शहबाज शरीफ इज द बेस्ट ऑफ PMLN एट द मोमेंट। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, बट ही इज द बेस्ट ऑफ PMLN आल्सो। बेस्ट की बात नहीं होती, जो सदर है वही वज़ीर-ए-आज़म बनता है, राइट? ठीक है ना। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा लायक आदमी हूँ, लेकिन मैं सदर नहीं हूँ। लीडरशिप शहबाज साहब ने देनी है, वही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि ही इज द प्रेसिडेंट एंड द ब्रदर। सो यही मेरा क्वेश्चन है। मैं प्रेसिडेंट है, ब्रदर का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा सिस्टम है उसमें बेस्ट पॉलिटिशियंस ऊपर नहीं आ रहे, अगर इसी सिस्टम में बेस्ट पॉलिटिशियंस ऊपर आए, बेस्ट के नाम बता दें, मैं भिजवा देता हूँ जमात को कि फरिया इदरीस कह रही थी कि ये बेस्ट है, तो शहबाज साहब को आगे बेस्ट लगा। आपको पता है, आप नहीं मान रहे कि वो बेस्ट है। बेस्ट किसको आप गिनते हैं, किस पैमाने पर गिनते हैं? शहबाज साहब तजुर्बाकार आदमी है, 13 साल पंजाब चलाया है, सक्सेसफुली चलाया है, पार्टी के सदर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर। महंगाई ऑल टाइम हाई है, ये भी उन्हीं की ज़माने में। महंगाई की जो असरात हैं, जो इमरान खान साहब होते तो फिर आप देखते क्या होता। मैं ये कह रहा हूँ ना, महंगाई रहेगी, मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई रहेगी बदकिस्मती से, उसको मैनेज किया जा रहा है, आसान हालात नहीं है। अंटिल ईयर मैनेज तो कोई नहीं किया जा रहा सर, महंगाई ऑल टाइम हाई जाए चली जा रही है, अभी तक कहीं पे मैनेज नहीं है। लेकिन एक साल पहले तक वादा, इतना टाइम तो नहीं हुआ, ये वादा किया गया कि हम संभालेंगे। ये बिल्ड आप देखिए, महंगाई की क्या वजूहत है? महंगाई की वजूहत है आपके पास डॉलर ना होना, महंगाई की वजूहत है दुनिया की कमोडिटी प्राइसेस बढ़ना, ये सब चीजें ऐड अप होती हैं, फिर महंगाई होती है। जब आपकी इकॉनमी फेल होती है तो महंगाई, उसका सबसे बड़ा असर आपको नजर आता है। ठीक है, आज मरीम नवाज ने स्पीच की और बड़ा उन्होंने थोड़े अरसे बाद ये एड्रेस किया है इस हवाले से कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। शी सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। हाँ, खलीज मैग में भी हमने देखा एक सर्वे हुआ नवाज शरीफ साहब की वापसी और 4th टाइम प्रीमियरशिप के हवाले से। अब कोई पेशरफ्त हुई है उनके वापस आने के हवाले से? नहीं, मैंने तकरीरें सुनी, वो आएंगे वापस, अपने वक्त पे आएंगे, वो फैसला खुद करेंगे। अभी कोई करीब कोई चांस है? मैं ये जावेद लतीफ साहब से पूछते हैं। मैं बेपेशन कोई मेरा काम नहीं है, उनका वो अक्सर करते रहते हैं। राइट, लेकिन अब ये चले आने का नहीं पता, जाने का तो अब ये बात तय हो गई है कि बीमारी नहीं थी। ये कब तय हुई? क्योंकि अगर ही ट्रैवलिंग उम्रा के लिए जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं तो बीमारी का ट्रैवलिंग सब करते हैं। यहाँ से जब मियाँ साहब गए थे क्या प्लेटलेट काउंट था? तो नहीं, लेकिन इस हुकूमत के 4 टीम मोहतरमा, किसी की बीमारी का मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा। 4 टीमें इस हुकूमत की वहां पर गई। शौकत खानम की गई, वजीर गई पंजाब की। वो तो मैं इनसे पूछती हूँ ना, ये तो गवर्नमेंट बताती थी उस वक्त की। अभी आपसे पूछ रही हूँ। मुझसे क्या पूछ रही हैं कि अब ये जो आपके मुखालिफ थे वो भी मानते हैं कि बीमार थे और शदीद तरीन बीमार थे। वो तो प्लेटलेट काउंट जब 2,500 पे पहुंच जाए, किसी डॉक्टर से पूछते हैं प्लेटलेट काउंट 2,500 का क्या मतलब? सो देयर वाज नो डील जिसमें नवाज शरीफ साहब वापस गए हैं। देयर वाज नो डील। बीमारी डील होती है? पूछ रही हूँ। नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, बीमारी डील होती है? नहीं, आप कहते हैं बीमारी डील होती है, मैं क्या वहाँ पर डील थी? सर मैं कह रही हूँ कि बीमार थे, मान लिया आपने कहा बीमार थे, बाहर इलाज के लिए गए हैं, वो बात खत्म हो गई। अब कोर्ट ने उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया है, वापस आएंगे, जेल चले जाएंगे, राइट, बात खत्म है। ठीक है। सो इस वक्त आपने कहा कि चलेंगे जावेद लतीफ से पूछें कि कब उन्होंने वापस ये वो जवाब देंगे। इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? मुझसे क्या पूछ? आपको एक आइडिया तो होगा। इलेक्शन होंगे? कब होंगे? जब इलेक्शन कमीशन कहेगा। राइट, इलेक्शन कराना आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपको PMLN के, क्योंकि आप एक सीनियर मेंबर हैं, अंदरूनी कार्रवाइयों से लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? PMLN इलेक्शन नहीं करवाती, अंदरूनी कार्रवाइयों से लग रहा है कि वो इलेक्शन, अंदरूनी कार्रवाई से इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन कमीशन करवाता है। सो एक जनरल तासुर ये है कि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, तभी टिकट्स के हवाले से पेशरफ्त है ना? इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? कौन नहीं कराएगा? इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है। मरियम नवाज कहती है ना कि पहले 2 पलड़े बराबर होंगे फिर इलेक्शन होंगे। देखिए वो एक सियासी बात है कि बिल्कुल इसकी जरूरत भी है कि आपने एक जमात के जो रूए रवां है, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस मुल्क के, आपने उनको एक बदतरीन जजमेंट के जरिए दरअसल हुकूमत तोड़ी, आपने ताहयात नाअहल किया हुआ है। तो फिर अगर आपने पलड़े बराबर करने हैं, अगर आप एक आदमी को 20,000 दरहम की रकम बेटे की कंपनी से ना लेने बाद 9 साल के बाद नाअहल करते हैं मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बनकर, तो फिर वो आदमी जो अरबों खा गया, जो
फॉरेन नेशनल और फॉरेन कंपनी से पैसे लेकर अरबों खा गया, उसके बारे में क्या राय है? ठीक है, सो आप उस बात से एग्री करते हैं कि पलड़े बराबर हो? इसहाक डार साहब, मैं पलड़े की बात नहीं करता हूँ। इंसाफ का निज़ाम, इंसाफ का पैमाना बराबर होना चाहिए। सो एक और हमने शहबाज शरीफ साहब की डिस्कस कर ली कि क्या मसला हुआ उनके साथ, लेकिन इसहाक डार साहब के साथ क्या मसला हुआ? आज भी इदारिये में लिखा गया है कि इसहाक डार साहब के हवाले से जो इमेज किया गया था या एक्सपेक्टेशन की गई थी वो पूरी नहीं हुई है। लिखे जाते हैं इदारिये, बिल्कुल लिखे जाते हैं, इदारिये को बर्दाश्त करना पड़ता है। आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरे उतरे हैं इसहाक डार साहब? कौन सी एक्सपेक्टेशन आपकी? देखिए, इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, वो काबीना का हिस्सा है, वो मैनेज करते हैं इश्यूज को। लेकिन कुछ कामयाबी होती है, मैं होता फाइनेंस मिनिस्टर, वो पहले वो थे, उन्होंने कहा अगर मैं होता तो अभी तक आ चुके होते पैसे IMF के। मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ, बट यू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, करके बताएं। फॉरेन पॉलिसी का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक हैं, दोनों की मुख्तलिफ राय है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं जो वो मांग रहे हैं वो उनको नहीं दे सकता, मैं अवाम पे इतना बोझ नहीं डाल सकता, वो मैनेज कर रहे हैं, हर एक अपना तरीका होता है। सो आपके ख्याल से हु इज द बेटर फाइनेंस मिनिस्टर, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार? ये तारीख जज करेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना काम किया, आज इसहाक डार साहब कर रहे हैं, राइट। तो उस वक्त वो ठीक थे, आज ये ठीक है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप किसको रखते? मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं हूं नहीं, ना होता तो फिर आपसे मशवरा कर लेता। मुझे पता, मिफ्ता इस्माइल को ही कहते। नहीं, मैं देखिए नहीं कहते। मैं आज मैं ये समझता हूँ जो हालात थे जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मिफ्ता इस्माइल साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, मेरे शो में उनको बनाया, कह चुका तो फिर कह दे, तो फिर अब ये सुना दे। मैं ठीक बात है, मैं अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को रखूंगा। इसहाक डार साहब गाइड कर सकते हैं उनको, सीनियर आदमी हैं, इस पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, लीडर हैं, वो गाइड कर सकते हैं। तो सब कलेक्टिव एफर्ट से आज मामला एक शख्स से नहीं चलेगा। मैं यही आपको बता रहा हूं, आज निज़ाम को बदलना होगा, हम सब ने मिलकर बदलना है, वरना ये निज़ाम नहीं डिलीवर कर सकता। निज़ाम को बदलें, नए लोग लाएं, इससे बहुत तल्ख याद नहीं है पाकिस्तान की? नहीं, मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लोग आए जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो उनका वोट लेकर आते हैं। लिस्टों वाले लोग नहीं चाहिए, लिस्टों वाले लोगों ने आपको यहाँ पे पहुंचाया। इस वक्त मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है, राइट? डिफॉल्ट का खतरा आपको रहेगा काफी अरसा, आपको मैनेज करना पड़ेगा डिफॉल्ट को। यू सेइंग कि वी आर मैनेजिंग ओके? मैनेज हो रहा है, मैनेज हो रहा है, बहुत मुश्किल मराइल है, मुश्किल तरीके से मैनेज हो रहा है। आपने बड़ी सीरियस इंपोर्ट सप्रेशन की हुई है, उसके असरात तरक्की पर पड़ते हैं, ये बहुत मुश्किल तरीका है, लेकिन चॉइसेस बड़ी कम है। देयर इज नो अल्टरनेट। किसी हो तो बता दे, यही अल्टरनेट फायर फाइटिंग है, यही अल्टरनेट है आपके पास। थैंक यू सो मच। हमारे साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कल तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बातचीत का अहम राउंड होने जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुज़ाकराती कमेटीज़ ने बातचीत के मुस्बत सिमत में जाने का इंदिया भी दिया था और ये भी ऐलान किया था कि मंगल को अहम बातचीत होगी। हुकूमत आइंदा बजट पेश करने के बाद असेंबली से तहलील करना चाहती है, जबकि तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर असेंबलीज की तहलील का मुतालबा कर चुकी है। ये तासुर मिल रहा है कि शायद हुकूमत बातचीत के नाम पर वक्त गुजारी कर रही है ताकि मजीद वक्त हासिल किया जा सके और इलेक्शन सितंबर से कबल मुमकिन ना हो। आज फिर ये बात क्लियरली कह दी गई हुकूमती हलकों की तरफ से कि इलेक्शंस होंगे तो अक्टूबर ही में होंगे। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कल बातचीत में कह दे कि हम 14 मई से पहले असेंबली तहलील कर देंगे तो हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम इस हुकूमत के सितंबर में इलेक्शन के मंसूबे पर अमल नहीं होने देंगे। जरा देखिए, कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं ज्वाइंट इलेक्शन के लिए। अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहे। 14 से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी। इमरान खान के अलावा ख्वाजा आसिफ भी बातचीत की कामयाबी के लिए ज्यादा पुरुमीद नहीं है। हमने देखा कि राना तनवीर, जावेद लतीफ, मरियम नवाज एक तवातुर से मुसलसल मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। एजाजुल हक साहब, क्लियरली हुकूमत का मौक़िफ़ नजर आ रहा है इस हवाले से। सो आपको लग रहा है कि कोई बातचीत निकलेगी, इन मुज़ाकरात में से कोई फैसला निकलेगा?
देखें, मुझे पहले तो बड़ी होप थी कि शायद कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर गई है और ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छी बात थी कि ये बैठे हैं मुज़ाकरात में। लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं इससे वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है जो PMLN के अंदर है। एक लंदन ग्रुप है, एक लाहौर ग्रुप है और ये आपस में डव और हॉक्स जो हैं एक दूसरे के मतलब ख़िलाफ़ ही मैं समझ रहा हूँ काम कर रहे हैं पॉलिटिकली। और इनकी कोशिश इस वक्त ये है कि 14 अगस्त की डेडलाइन को किसी तरह से हम अबूर कर लें और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन हमसे पूछता है और कौन इलेक्शन करवाता है। और ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है जो आपने कहा कि सितंबर में 14 मई की बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हर कोई इस वक्त सितंबर की बात कर रहा है, तो सितंबर के बाद क्या कोई ऐसा होने वाला है कि इतनी बड़ी रिलीफ मिल जाएंगी? क्या कोई सामने आकर ऐसे खड़ा हो जाएगा जो इनको एक ढाल बन के इनके आगे खड़ा हो जाएगा? जवेद लतीफ़ साहब का तो एक ही शोशा छोड़ रहे हैं ना, वो आजकल के लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि लेवल फील्ड प्लेइंग फील्ड आपको देते हैं, आप बुलाएं नवाज शरीफ को वापस। यहाँ अगर कोर्ट में जाएं, हम सब कहेंगे कोर्ट को जाकर के अच्छा, ये आप खुद से कह रहे हैं या किसी इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है? नहीं, ये 10 दफ़ा तो वो कह चुके हैं। या मरीम नवाज इतने लोगों से खिताब कर रही थी आज, जितने के मेरे ख्याल में इस रैली की 4 गाड़ियों के बीच में भी ना आए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें जिस तरह के पूरे पाकिस्तान को सर पे उठाया हुआ उन्होंने। और अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे तो आइन को भी नहीं मानते, जजों को भी नहीं मानते। मतलब इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं जजेस का, जिस तरह से मैंने आज तक कभी नहीं देखा इस किस्म की बात करते हुए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक आपके रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जो वाज़े तौर पर कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड द जुडिशरी, हायर जुडिशरी कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। राइट। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि रोजाना प्राइम मिनिस्टर शुरू होता है 4-3 4-3 4-3, जिस तरह ये कोई कार्ड्स खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई 9-9-5 और कोई 5-3 और कोई 3-2, इस किस्म की बातें। यानी कि ये पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, और सिर्फ इलेक्शन से भागना चाह रही हैं। इनको ग्राउंड रियलिटी पता है। इन्होंने अक्टूबर में भी कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह से इनको रिलीफ मिल जाए। वो सिर्फ सदर पाकिस्तान जो है वो इनके गले की हड्डी बने हुए हैं, ना नीचे उतर रहे हैं ना बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जब तक सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं ये इमरजेंसी लगा नहीं सकते और अपनी हुकूमत को तूल दे नहीं सकते। राइट। सो आपको क्या लग रहा है साबिर शाकिर साहब? बिल्कुल अभी एजाज हक साहब ने कहा, आज वाकई मरीम नवाज ने कहा कि इलेक्शंस अक्टूबर में ही होंगे। एहसन इकबाल साहब की ट्वीट भी आपके सामने है। तो फिर अब हम इलेक्शंस को अक्टूबर में ही समझें? मरीम साहब असल में वो कर रही हैं डिक्टेट। उसकी रीज़न ये है कि अब लाहौरी ग्रुप जो आया हुआ है मैदान में, लाहौरी ग्रुप को इसमें मिला कुछ नहीं है। ये सारा जो रजीम चेंज हुआ 1 साल के अंदर अंदर, शहबाज शरीफ साहब जो है वो तमाम तर रानाइयाँ हासिल कर चुके हैं, और ना सिर्फ रानाइयाँ हासिल कर ली बल्कि उनके मुकदमात भी वापस हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हो गए। तकरीबन कोई 386 मुकदमात हैं आई थिंक जो मुकदमात ख़त्म हुए, और ये 1200 अरब रुपए की कोई इसकी टोटल वर्थ थी। ये तो सारा कुछ हो गया ख़त्म, और फर्द जुर्म से वो वज़ीर आज़म बन गए। अब इसमें एक था मामला, और वो हिडन जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंगली नवाज शरीफ साहब को वापस आना था, उनकी सजाएं ख़त्म होनी थी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होनी थी, और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवाना था। लेकिन वो सारे का सारा पूरा नहीं हो सका, और मामला अब पहुंच गए हैं यहाँ तक कि अब अक्टूबर भी सर पे आ गया। अक्टूबर भी कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और 14 मई को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब शहबाज शरीफ साहब को ये असल में बात जो है वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। उनको कहा जा रहा है कि आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, सब कुछ हो गया है, अब आप कुर्बानी दे दें, आपने फंड रिलीज नहीं करने, 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने, और आप रजिस्ट करें, आपकी कुर्बानी हम दे देते हैं, और उसके बाद फिर अगला वज़ीर आज़म आएगा, वो कोई 2 महीने निकाल लेगा। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, और सितंबर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनका ओहदा ख़त्म हो जाएगा, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी,
फिर फर्दर 16 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का होता, वो भी टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खींचतान के पहुंचना चाह रहे हैं अपने अल्टीमेट गोल की तरफ। और उसमें ये फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि पार्डन उनका हो जाए। केयर टेकर ये प्राइम मिनिस्टर ये खुद होंगे, जो भी होंगे, बिलावल भुट्टो होंगे, ये शाहिद खान अब्बासी साहब होंगे, और प्रेसिडेंसी में इनके अपने आ जाएंगे मौजूदीन, और उसके बाद फिर ये वो कहते हैं कि हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें अगेन एक बात करूंगा मैं कि ये सारी चीजें भी पॉसिबल इसलिए नहीं, इसमें एक और हर्डल आएगी क्योंकि 13-14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ये असेंबलियां मुद्दत पूरी कर लेंगी। अब उसके बाद भी प्रेसिडेंट जो हैं एक महीना तकरीबन 20 दिन तक डॉक्टर आरिफ अलवी ही रहेंगे। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन सा आएगा जो नवाज शरीफ साहब की इसकी सजाएं खत्म करने से मुतालिक, इसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने से मुतालिक एडवाइस भेजेंगे प्रेसिडेंट को। ये इसमें बहुत सारी उलझने हैं। इसीलिए ये बार बार ये जो आज की जो मरीम साहबा की तकरीर और उनके जो लाइक माइंडेड लाहौरी ग्रुप हैं वो किसको कह रहे थे, ये सब के सारा जो पारा चढ़ा है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, शिद्दत और हिद्दत और मुज़ाकरात ख़त्म हम नहीं करते, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, आज़म नज़ीर, तारड़ साहब वो खामोश हैं, मरीम साहबा, जवेद लतीफ़ साहब, ये सब के सब असल है। आर्मी चीफ ने एक तकरीर की है, एक तो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे सवाल किया गया और उसमें सवाल किया गया कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो फितना है, फसाद हैं। उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया और उस सवाल को ऑन नहीं किया, यानी कि उनका ख्याल था कि शायद जवाब दे दिया जाता जैसे साबिक DGI-SPR ने कहा था। तो एक तो ये, दूसरा उनसे पूछा गया कि फौज कहाँ खड़ी है। साबिक DGI-SPR ने भी साहब कभी नहीं फितना या फसाद कहा इमरान खान साहब को जी, तो वो थोड़ा सा टिल्ट था उनका। तो उसमें क्योंकि मरीम साहबा की और उनकी आपस में लाइन और लेंथ मिलती थी 12, तो उसमें जब कराची का फिर DGI-SPR साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि जी इन कैमरा सेशन में क्या हुआ, उन्होंने कहा वो तो मैं बताता। कराची में जो आर्मी चीफ ने ओपनली एक बात की थी वो उन्होंने रिपीट कर दी। वो भी ये था कि मफाहमत की तरफ आप जाएं, स्टेक होल्डर्स बैठें, मिल बैठ के आगे बढ़ें। वो बात पसंद नहीं आई। फिर जो काकूल एकेडमी में 3 बातें की उसमें भी यही था कि ये लड़ाइयां शड़ाइयां खत्म करें, बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो ये चीजें पसंद उनको नहीं आ रही। इसीलिए अब आप कह रहे हैं कि उधर मैसेज आ रहा था। इसीलिए देखे ना, जावेद लतीफ साहब, मरीम साहबा किसको कह रहे हैं? उनके चचा वजीर आजम है, गवर्नमेंट उनकी है, हुकूमत उनकी है, सब कुछ उनका है। तो फिर वो किसको कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सहूलतकारी फराहम की जा रही है, उनको वापस इख्तिदार में लाया जा रहा है? वो जुडिशरी को कहते हैं, हम कह रहे हैं दिस इज व्हाट दे से अपेरेंटली। मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि जी वो जनरल फैज साहब का भी नाम ले लेते हैं और रिटायर्ड को सुनवाते हैं। वो कहते हैं कहना बेटी को, सुनाना बहू को। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर हम जरा आ जाए इसके ऊपर, जो हम रेड हुई चौधरी परवेज इलाही के घर पर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं एजाज साहब, पहले तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से कह दिया कि ऑपरेशन से लाताल्लुकी है। डार साहब के हवाले से PTI का जो ग्रुप मुज़ाकरात कर रहा है वो कह रहे थे शब साहब के हमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट कर दी, नो इलीगल एक्शन विल बी अलाउड बाय एनीवन, आई एम इन मदीना एंड गेटिंग ऑल द डिटेल्स, अपॉल्ड टू नो दैट टीम वेंट टू अरेस्ट चौधरी परवेज इलाही बट स्टॉर्म चौधरी शुजाअत हाउस। सो वो भी लाताल्लुकी का ही इजहार करे हैं। ये सब लाताल्लुक हो गए तो फिर ये खुद ही से चली गई थी पुलिस। देखिए यही तो डिलेमा है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है, क्योंकि मुझे दुख होता है इन बातों से, क्योंकि मैंने इसके बाद के जितने ये जो जिस तरह के वज़ीर आज़म ने भी माजरत कर ली उनसे कि जी आपके घर पे ये नहीं होना चाहिए था, बेटे को उनके 14 के 7 टांके लग गए हाथ के ऊपर रेजिस्ट करते हुए, और किसी ने कह दिया जी कि परवेज़ इलाही साहब वहाँ उनके घर में छुपे हुए, क्योंकि घर साथ साथ है ना बिल्कुल, तो इसलिए। और फिर दूसरी बात है कि जब इस किस्म के बयानात आ जाते हैं तो जहन इंसान का किस तरफ जाता है। मैं 2-3 वीलॉग सुने थे और मुझे बड़ा दुख हुआ उसके बाद कि सारा मलबा जो है ये हुकूमत
करवाती खुद। उससे अगले दिन पता लगा जनाब के ज़रा सी अच्छी कोई बात करती है तो अली अमीन गंडापुर को उठा लो और पूरे पाकिस्तान का दौरा करवाओ। हसान न्याजी को उठा लें, उसको पूरे पाकिस्तान का दौरा कराएं। यानी एक यंग नौजवान बच्चा है वो। और इंसान से देखें कोई गलतियां हो भी जाती हैं, कोई गलत गुफ्तगू हो भी जाती है और गुस्से में हो जाता है। ये जो मौजूदा सूरत हाल में परवेज़ इलाही साहब के घर पे किया गया, ये तो 100% इसलिए किया गया कि जिसने भी करवाया वो नहीं चाहता कि नेगोशिएशंस हों। ये तो इमरान खान की मैं समझता हूँ बुर्दबारी है और मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने कहा कि ठीक है। रिएक्ट उन्होंने इस तरह नहीं किया जिस तरह से इनका ख्याल था कि वो कहेंगे जाओ जाओ भाड़ में जाओ, मैं नहीं करता, बातचीत नहीं होगी। तो ये जाके कल सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे जी हम तो तैयार बैठे थे, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अब कल जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने जो ट्वीट ये की जो साबिर शाकिर साहब ने बात की, आपने कहा वो वक्त याद है जब चौधरी साहबान जनरल मुशर्रफ से हमजा शहबाज की सिफारिश करते और ख्याल रखते। आपने कहा कि सिर्फ चौधरी शुजात, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के बयान का इंतजार है। सो बयान आपकी मर्जी के, आपको लगा कि यही होने चाहिए थे और वो वक्त भी जरा बताएं कि क्या सिफारिश होती थी जनरल मुशर्रफ से। देखें मैं तो बहुत सी मुतअद्दिद मीटिंग्स में बैठा हूँ। जब मजीद निज़ामी साहब सरूर पैलेस में गुफ्तगू के लिए जा रहे थे, हम सब बैठे हुए थे उसके अंदर। और यही वजह थी कि तमाम मुस्लिम लीगों को पीर पगाड़ा समेत अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो जिंदा थे, तो उन्होंने भी अपनी जमात को इसीलिए किया कि ये बड़ी मुस्लिम लीग है, वहाँ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि वो वापस आए और यहाँ पर बातचीत जो है वो आगे चले। उसके बाद कई मीटिंग में मैं बैठा हुआ था जब हमजा शहबाज ने चौधरी बरादरान से रिक्वेस्ट की कि भाई उनके कोई मामलात ठीक नहीं चल रहे थे। मेरी मौजूदगी में चौधरी परवेज़ इलाही ने और चौधरी शुजात ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि बच्चा अपना है और माँ बाप नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो उस पर मुश्किलात हैं, तो उसको रिलीफ देना चाहिए जो भी। और उस पर मुशर्रफ साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है चौधरी साहब देख लें, जिस तरह भी हो सकता है आप कर लें। तो ये वो लोग हैं। आप आपस में तो बेचारे बिखर गए हैं, कोई गलत फहमियाँ आपस में पैदा हो गई हैं, लेकिन ये तो वो घर है जो कि बुगटी साहब पे जब हमला हुआ तो उस पर भी चौधरी शुजात थे जिन्होंने पहली आवाज़ उठाई और परवेज़ इलाही साहब थे। चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन वहाँ गए बुगटी साहब से बातचीत करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो नवाज़ादा नसरुल्लाह के बाद साहब सबको इकट्ठा रखने में एक अपना किरदार अदा कर रहे थे। और फिर देखें बात ये नहीं है, जितने भी मुखालफत हो, मतलब मैं खुद 4 मरतबा जेल गया हूँ बड़ी इज्जत के साथ, बड़े वक़ार के साथ, किसी ने कभी उंगली तक नहीं उठाई। आप यकीन करें इसी घर में जहाँ बैठ कर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, 150 से ज़्यादा पुलिस वालों ने 1994 में इसे घेरे में लिया था, मुझे पकड़ने के लिए आए थे। तो डीएसपी जो है वो जब अंदर दाखिल हुआ घर के इजाज़त लेकर गेट से, तो मेरी वालदा बैठी हुई थी लाउंज में, तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा जी मेरी मजबूरी है, मुझे मालूम नहीं कि मैंने इस घर के अंदर कदम किस तरह से रखा है। और मैंने उससे कहा यार मैं आता हूँ तैयार होकर, फजर का वक्त है तो मुझे ज़रा शावर लेने दें। तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा जाए जी हमें पता है कि आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं छुप जाएंगे। और मैं आया और मैं उनके साथ गया और किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने टॉर्चर नहीं किया, किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने बदतमीजी नहीं की। आजकल तो जो कुछ हो रहा है अब आपके सामने है, वो मतलब ये कहाँ की सियासत है, ये बिल्कुल एक नया तरीक़ेकार नजर आ रहा है और जो कि अच्छा नहीं है। अगरचे तो कहा जाता है दूसरी तरफ से कि ऐसा हुआ है उनके साथ भी, बट इस पे डिबेट हो सकती है। एक और मामला जो हुआ है साबिर शाकिर साहब, वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत हैदर अबानी खर की बातचीत लीक हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेन खबर तो उसकी ये है कि की नेशन सिट आउट यूएस स्टैंड ऑफ विद रशिया चाइना लीक्स शो, और उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू लीक की है उसमें तासुर यही है कि पाकिस्तान के एक तो सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की अंदरूनी बातें लीक हो रही हैं दोबारा, अब हमें इंटरनेशनली पता चल गई ये बात। सेकेंडली ये जो एक टिल्ट की बात हो रही है या वर्ल्ड इंटरनेशन की बात हो रही है, ये आपका क्या ख्याल है, इस सब क्यों लीक आई है? मेरा तो ख्याल है ये दानिस्ता कोई हरकत की है और हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, और इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी रीज़न है कि एजाजुल हक साहब भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, चाइना ने भी नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, यूएई ने भी डाल दिया।
तो ये अमेरिका ने भी डाल दिया, ये सारा कुछ नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो पता ये चला कि चाइनीज गवर्नमेंट का भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो भी मशवरा दे रहे हैं कि आप जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके मुल्क में, आप ना कोई खुद किरदार अदा कर सकेंगे और ना ही कोई आपका दोस्त मुल्क आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। उसके बाद ब्रेट शेरमन ने जो अपनी गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के बाद भी सारी बातें समझ आ गई कि वो तो बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। गो कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय करना मुश्किल है और शहबाज शरीफ साहब बहुत ही ईजी हैं, तो इसलिए हमें ये इस चीज से निकल के हमें रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी और बुनियादी इंसानी हकूक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिर बात सामने आई कि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर जो सऊदी अरब के, वो सबसे पहले टेलीफोन करने वाले वो हैं इमरान खान साहब को, जब उन पे कातलाना हमला हुआ और पता चला कि इमरान खान साहब और उनके साथ आपस में राब्ते में हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये तो बिल्कुल उन्होंने, इनका जो एक बयानिया था या मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई। अभी आर्मी चीफ विजिट करके आए हैं चाइना का, और उस दौरान ये लीक कर देना, ये कहाँ का है मामला। और फिर इसहाक डार साहब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास गए और उन्हें राम करने की कोशिश की और उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनको कुछ 2-3 बातें की गई थी, वो मैं रिपीट नहीं करता। उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने, इसहाक डार साहब ने प्रेसिडेंट अलवी से कहा, आपको पता है, आपका क्या ख्याल है कि हमें सिर्फ ये लोकल जो प्लेयर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, हमें सिर्फ ये सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन पे नहीं इत्तेफाक कर रहे हैं, हमें हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हमें सपोर्ट कर रही हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये कोई वो नहीं है ऐसी जिसके बारे में कहा जा सके। तो अब ये हर मामले में ये पीछे ये झूठे साबित हो रहे हैं। IMF डील नहीं कर रहा, सऊदी अरब और चाइना जो आपकी मदद कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, मुज़ाकरात शुरू करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, स्टेबल गवर्नमेंट आए। और उधर सुप्रीम ब्रेट शेरमन ने भी ये कहा है कि जो इलेक्शन का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और वो हतमी फैसला है। ये सारी सिनेरियो जो है, इनको समझ आ रही है कि इनके साथ होने क्या लगा है। इसलिए बाकी सारे मेरा ख्याल है समझ रहे हैं लोग कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। अब सिर्फ रह गया एक एलिमेंट, और वो है लाहौरी ग्रुप और मरीम साहबा का जो ग्रुप है वो रह गया है। वो ये चाहता है कि नवाज शरीफ, हमें क्या मिला इस सारे 1 साल के या 13 महीनों में, हमें तो कुछ नहीं, हमारा तो सारा का सत्यानाश हो गया, तख्ते लाहौर भी निकल गया, तख्ते पंजाब भी निकल गया, और सब कुछ मजे लूटे शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने और जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने। इनके अगर आप इनसे गुफ्तगू करें आइसोलेशन में और जरा तन्हाई में इनसे पूछें ये जरदारी साहब के साथ बारे में क्या क्या गुफ्तगू फरमाते हैं। और जी ठीक है। सो इजाज़त साहब 1 मिनट रह गया कि मेरा अपना एक छोटा सा इसके ऊपर सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है इन लीक से कि इंटरनेशनली टर्मोइल भी मौजूद है, पॉलिटिकली इंटरनेशनल वर्ल्ड पावर्स को तो इस वक्त अपनी पड़ी हुई है। सो क्या पाकिस्तान में तो ऑल द मोर रीजन कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म करें, खुद अपने मामला ठीक करेंगे तो आगे चलेंगे। आपको क्या लग रहा है इन लीक से? देखें, अगर खुदा ना खास्ता 14 मई को कोई डिफाइंस आ गया, कोई ऐसा ऑर्डर आ गया कि जिसको ना माना गया, तो आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान के हालात इंटरनेशनली होंगे वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबको होश के नाखून लेना चाहिए। बड़े बड़े अदारे हैं इस मुल्क के जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी समेत, एस्टेब्लिशमेंट समेत, पॉलिटिशियन समेत, मीडिया समेत, सबको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम इस दलदल से निकालें, खुदारा इस महाजराई को ख़त्म करें। और ये नहीं है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो आप कहें जी कि इमरान खान को या तो ख़त्म कर दें या उसको डिस्क्वालीफाई कर दें या फिर उसको पार्टी को उसकी तोड़ दें और फिर इलेक्शंस करवा दें। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड तो इनको जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं इनको। राइट, इनको कहें कि भाई मियां माशी को वापस बुला लें। थैंक यू सो मच इजाज़त साहब एंड साबिशक साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। यकीनन इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि जो दुनिया ने अपने गियर्स लगाए हुए हैं कि किस किस तरफ शिफ्ट करनी है,
उसके वो भी साथ ही साथ चल रहा है पैरेलल मामला। सो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आपके लिए तो बुरी है ही, लेकिन दुनिया में भी कहीं से फिर आपको कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। सो वी हैव टू लुक इनवर्ड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।